हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, जिसे आम शब्दों में खांसी सर्दी भी कहते हैं। तो बच्चों में ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है और ऐसा देखा गया है अमूमन के 70% ऑफ द ओपीडी प्रैक्टिस जो एक पेडियाट्रिशियंस की होती है वो इसी डिज़ीज़ की वजह से होती है। तो सबसे पहले हम लोग आज ये जानेंगे कॉमन कोल्ड होता क्या है। तो कॉमन कोल्ड एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक से लेकर गले तक के जो सांस लेने की जगह है, उस एरिया में अगर वायरसेस का हमला होता है तो वहाँ पर हमें एक इन्फेक्शन होता है जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वायरसेस जो होते हैं इनमें 4 वायरसेस ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है। एक है आरएसवी, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, तीसरा है एडिनो वायरस और चौथा है कोरोना वायरस भी। तो ये चारों मोस्ट कॉमन वायरस है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 की वजह से ज़्यादा होता है। तीसरी बात हम लोग ये करेंगे कि कब होता है। तो ऐसे देखिए, वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो साल भर होता है, लेकिन इसका ज़्यादा केसेस जो है हम लोग देखते हैं बच्चों में, वो देखते हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर में और अप्रैल से लेकर मई में। तो ये जो टाइमिंग होता है इसमें देखते हैं केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक बच्चे को अमूमन ऐसा देखा गया है कि साल भर में कम से कम 6 से 8 बार कॉमन कोल्ड होता है। कई बच्चों में 10 से 12 बार भी होता है। तो अगर आपके बच्चों को मतलब 8 से 10 बार भी होता है तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये कॉमन चीज़ है और ये कॉमनली अफेक्ट करता है। तो अब आते हैं हम लोग सिम्टम्स से। तो सिम्टम्स जो है कॉमन कोल्ड का वो वेरी करता है एज के साथ। देखिए, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें फीवर, नाक से पानी आना, नाक जाम हो जाना, खांसी होना और साथ साथ सोर थ्रोट होना कॉमन है। लेकिन जैसे हम लोग एज बढ़ते जाता है ना बच्चों का, तो वैसे फीवर देखते हैं हम लोग के कम होता है और ज़्यादा हम लोग को केसेस मिलते हैं रनिंग नोज़ के और नोज़ ब्लॉकेज के, और 2/3 बच्चों में हम लोग देखते हैं खांसी भी होती है। और बहुत ही रेयर कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि इरिटेबिलिटी होती है और भूख नहीं लगता है, वॉमिटिंग होती है। वरना बाकी ऐसे कॉमनली यही देखा जाता है, बुखार होता है, खांसी सर्दी होता है और बदन में दर्द होता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टेस्ट कराने से पता चलता है। तो देखिए, एज फॉर कॉमन कोल्ड ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर टेस्ट करा भी रहे हैं हम लोग तो उसके लिए कुछ इंडिकेशंस नहीं है, बिकॉज ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वायरल इन्फेक्शन के बजाय कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। वो हम लोग पता लगाते हैं एक प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, और जो नाक से पानी आता है वो देखते हैं कि कैसा है। अगर एकदम थिन है, पतला सा है और कलरलेस फ्लूइड है तो हम लोग ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन ही होता है। लेकिन अगर जो सिक्रीशंस है वो थिक हो जाते हैं या फिर बहुत येलोइश हो जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पे। तो कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहली बात, कॉमन कोल्ड का ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ये दोनों अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और NHS UK जो है उसके रिकमेंडेशंस में यही है कि कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट किया जाता है। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एंटीवायरल थेरेपी, सिंस ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल थेरेपी कोई भी यूज़फुल नहीं है इसमें। जब एंटीवायरल थेरेपी या फिर ओसेल्टामेविर या फिर रेबेवेरिन, ये इस काइंड्स ऑफ मेडिसिन जो कि अच्छा काम करते हैं RSV के इन्फेक्शन में और इन्फ्लुएंजा ये सब में भी यूज़ करते हैं, जब इनका कोई काम नहीं है तो फिर द क्वेश्चन ऑफ गिविंग एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये एक काफ़ी दुखित बात है कि इंडिया में हम लोग कॉमनली देखते हैं कि कभी भी कोई खांसी सर्दी होता है सबसे पहले पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर के पास या फिर एक जनरल मेडिसिन स्टोर में जाके कहते हैं कि कोई सा एंटीबायोटिक दे दीजिए। तो ये बात आज आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल कभी हो ही नहीं सकता है।
ठीक है। तो अब सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे? सबसे पहला, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देंगे। 6 महीने के अंदर का बच्चा है तो हम लोग उसे माँ का दूध ही पिलाएंगे, क्योंकि माँ के दूध में ही बच्चे के लिए कंप्लीट सब चीज़ों की कवरेज होता है, और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होता है जो कि खुद एक वायरस से लड़ने में काम आता है। तो 6 महीने के अंदर के बच्चों के लिए तो ये हो गया। अब 6 महीने के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्लूइड देंगे, ठीक है। ORS या फिर नॉर्मल पानी जो भी पी सकता है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। इससे क्या होता है, बच्चा आपका डिहाइड्रेटेड नहीं होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे के जो अंदर में सिक्रीशंस बनते हैं वो थिन होंगे, वो पतले होंगे वो सिक्रीशंस, और जितने वो पतले होंगे बच्चे को निकालने में आराम होगा। एक तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि 1 साल के अंदर का बच्चा अपने अंदर के जो उसके म्यूकस हैं, जिसे हम आम शब्दों में बलगम कहते हैं, वो निकाल नहीं पाता है। तो लेकिन वो अगर पतला होएगा तो उसको निकालने में आराम होता है। और अब आते हैं हम लोग बुखार में क्या करेंगे। बुखार में देखिए, जो कॉमन कोल्ड में बुखार होता है ना, वो काफ़ी लो ग्रेड का ही होता है, और उससे कोई बॉडी को ऐसा ख़ास अगर डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है तो एंटीपायरेटिक कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में जा रहा है तो आप पैरासीटामोल सिरप जो भी उस बच्चे के एज और वेट के हिसाब से रहता है वो आप दे सकते हैं। दूसरा है कि जो नाक से पानी आता है और जो नाक ब्लॉकेज होता है उसमें क्या करें। तो देखिए, नाक से जो पानी आता है उसके लिए हम लोग कोई भी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी रोल 25 से 30% ही है सिर्फ, और सेकेंड जनरेशन कोई भी एंटी हिस्टामिनिक देने का रिकमेंडेशन नहीं है, और वो इफ़ेक्टिव होता नहीं है। आमतौर पे हम देखते हैं सिट्रिजिन, या फिर कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि मोंटेल्यूकास का भी सिरप बच्चों को दे दिया जाता है। ये रिकमेंडेड नहीं है, और इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं उसके बनिस्बत जितना वो काम करता है। तो ये सब कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो रनिंग नोज़ होता है बच्चों का, उसके लिए नोज़ जो ब्लॉकेज होता है उसके लिए आप सलाइन ड्रॉप दे सकते हैं, कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। ये दोनों नाक में एक एक बूंद करके दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है, और ये दिन भर में 4 से 5 बार दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात ब्लॉकेज से रिलेटेड है कि कई बार एक डिकंजेस्टेंट, नेज़ल डिकंजेस्टेंट भी अवेलेबल होते हैं। ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ैलोमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन करके जो एक आते हैं नेज़ल डिकंजेस्टेंट, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, पहला तो हम लोगों को कोशिश करना है कि सलाइन ड्रॉप से ही हो जाए। उससे अगर नहीं हो रहा है तो हमने कोशिश करनी है कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट दें, लेकिन वो 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, वरना वो खुद रिबाउंड डिकंजेस्टेंट कराने लगता है। मतलब जो ब्लॉकेज होता है ना, वो खुद से ही ब्लॉकेज कराने लगता है। तो ये भी अवॉइड करना है हम लोगों को। अगर ज़ाइलोमेटाजोलिन दे रहे हैं आप, तो वो 2-3-4 दिन दे के उसके बाद फिर बंद कर देना है। तो ब्लॉकेज का और रनिंग नोज़ की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग का बचा कफ़। तो कफ़ में क्या करेंगे? तो देखिए, आम तौर के तो प्रैक्टिस हम लोग ऐसा देखते हैं कि 1 महीने के बच्चे को भी कफ़ के ड्रॉप दे देते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। US जो ड्रग अथॉरिटी है या फिर UK की जो ड्रग अथॉरिटी है, ये दोनों में से किसी ने भी रिकमेंड नहीं किया है कि 6 साल के अंदर के बच्चों में कफ़ सिरप दिया जाए। तो कफ़ सिरप देने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर आपके बच्चे को ज़्यादा खांसी हो रही है तो आप गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं बच्चों को। वो क्या होता है कि जो पैसेज है उसको थोड़ा सा सूद कर देता है। और दूसरी चीज़ है, आप हनी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर है तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच करके हनी दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल के अंदर का है तो हनी भी नहीं देते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि हनी जो है ना, वो बहुत दिन तक रखा रहता है, और उसमें भी एक इन्फेक्शन होने का डर होता है जिसको बॉटुलिज्म बोलते हैं। वो छोटे बच्चों में होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो 1 साल के ऊपर के बच्चे को 5 से 10 ml आप हनी दे सकते हैं, गर्म पानी में मिला के थोड़ा थोड़ा करके देने से वो उनके कफ़ को बहुत हद तक सप्रेस करता है। हाँ, कई रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है कि कफ़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे दिखाएं,
तो पेडियाट्रिशियन इन जनरली देख के कोई कफ सिरप जो कि या फिर सप्रेसेंट हो या फिर एक्सपेक्टोरेंट हो वो दे सकते हैं, वो भी सिर्फ रात के लिए। दिन भर में 3 बार देना और ऐसे कफ सिरप देना जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, म्यूकोलाइटिक भी है, सप्रेसेंट भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं इसके फ़ायदे से। ठीक है। और बचा सोर थ्रोट, जो गले में खुसखुसाहट होती है, तो उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है और वो खुद से ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही। मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की साबित होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। और जो आपके जानने में जो भी बच्चे हैं, लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।